स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडेसेड। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट से स्टार्ट हुआ था। तो नेचुरल मैग्नेट्स हम लोगों को किस तरह से मिले, उससे रिलेटेड एक स्टोरी है जिसको मोस्ट वाइडली हम लोग सुनते हुए आए। बहुत सारी स्टोरीज है, बट जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये स्टोरी में बोला जाता है कि कुछ शेफर्ड्स थे जो पहाड़ों पे जाके अपनी भेड़ बकरियां चराते थे। उनके जूते क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंटली फट जाते थे पहाड़ों पे काम करने की वजह से, तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो शूज थे उनकी सोल पे लोहा लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोहा काफी लंबे टाइम तक चलेगा तो उनके जूते फटेंगे नहीं। अब जब वो लोहे से लगे हुए जूते पहन के और उनकी जो एक स्टिक होती है जिससे वो चलते हैं, उस स्टिक में भी क्या होता था, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से वो स्टिक भी धीरे धीरे छोटी होने लग जाती थी। तो उसके नीचे भी उन्होंने लोहे का ही बेस लगा रखा था, ताकि ना जूते बहुत जल्दी से फटे और ना ही उनकी जो लकड़ी है वो जल्दी से छोटी हो। एक बार वो एक पहाड़ी पे जा रहे गए अपनी भेड़ बकरियां चराने, तो उन्होंने देखा कि उनके जूते भी वहां पे बहुत तेज स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ में चिपक रहे हैं। उनकी जो लकड़ी है वो भी वहां से चिपक जा रही है। जब ऐसा उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया तो दे ऑल गॉट स्कैर्ड। उनको लगा कि यहाँ पे कोई भूत है जो उनको जूतों के साथ में पकड़ रहा है, या फिर उनकी लकड़ी को पकड़ रखा है। तो इसलिए वो भाग के वहां से नीचे आ गए और उन्होंने जाके नीचे बताया कि ऐसे ऐसे इस पर्टिकुलर पहाड़ी पे तो कोई भूत रहता है, और वो भूत हमारी स्टिक को भी पकड़ रहा है, हमारे जूतों को भी, हमारे पाँव को भी पकड़ के रख रहा है। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये मान लिया कि हाँ उस पर्टिकुलर पहाड़ी पे भूत रहता है। लेकिन कुछ लोग जो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे, उनको जानना था कि आखिर ऐसा क्या है उस पहाड़ी के ऊपर जिसकी वजह से ये सारे के सारे लोग इस तरह के चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब कुछ लोग गए तो वहां पे उनके जूते, क्योंकि उन्होंने लोहा नहीं लगा रखा था तो कुछ नहीं चिपक रहा था। किसी के पास में कोई आयरन या आयरन लाइक मटेरियल था, निकल कोबाल्ट इस तरह का कुछ भी, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा था। तो वहां पे एक नई स्टोरी स्टार्ट हो गई। बोले कि जो पापी लोग हैं उनको पहाड़ी पकड़ लेती है, जो धर्मात्मा है उसको पापी, जो पापी नहीं है उसको पहाड़ी पकड़ती नहीं है। लेकिन अगेन देयर वाज सम लॉजिकल पीपल आल्सो जिन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम एक बार जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली वहां पे क्या हो रहा है। जब उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया तो उनको पता चला कि ये जो पर्टिकुलर पहाड़ी है इसके नीचे क्या है, इसके नीचे मैग्नेट्स है, मतलब वहां पे जो नेचुरल मैग्नेट्स प्रेजेंट है। और जो सबसे पहले मैग्नेट्स के बारे में पता चला था वो मैग्नीशिया नाम की एक कंट्री, मैग्नीशिया नाम का एक पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम मैग्नीशिया है। तो वहां पे मैग्नेट्स के बारे में सबसे पहले पता चला था, इसलिए मैग्नेट्स का जो नाम है वो इस तरह से है, मैग्नेट, मैग्नेटाइट। बाकी बाद में जो पहाड़ी थी उस पहाड़ी पे लोहा चिपक रहा था तो पता चल गया कि उस पहाड़ी पे भी नेचुरल मैग्नेट्स प्रेजेंट है। तो जो नेचुरल मैग्नेट्स है उनके बारे में पता चल गया। फिर उनकी प्रॉपर्टीज को समझना चाहा कि आखिर इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है। तो जो भी मैग्नेट्स होती है उनके बारे में सबसे पहला पॉइंट जो हम बोलते हैं, वो सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो मैग्नेट्स है दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द डाइपोल। ये कभी भी मोनोपोल्स में एग्जिस्ट नहीं करती। मोनोपोल का मतलब होता है जिसका सिंगल पोल हो। जब भी हम किसी मैग्नेट को लेंगे तो इस मैग्नेट के पास में एक नॉर्थ पोल भी होगा, एक साउथ पोल भी होगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल है, कोई एक मैग्नेट है जो साउथ पोल वाली है। मीन्स मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ऑलवेज डाइपोल ओनली एग्जिस्ट। तो ये एक पहली चीज इन लोगों को पता चली। दूसरा, यहाँ पे जब हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में प्रॉपर्टीज देखी तो बात आई कि जब भी इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करवाते हैं तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर कभी भी एनीवेयर ऑन द अर्थ अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो इट विल ऑलवेज गिव द डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ। तो उसी तरह से ये अलाइन हो जाती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है एंड ऑल, वहां से ये फिनोमिना रिलेटेड है। तो इट ऑलवेज शोज द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये हम लोगों को पता चल गया। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जितनी भी ये नेचुरल मैग्नेट्स हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। अब आयरन लाइक सब्सटेंसेस में क्या आ जाएगा, जैसे कि निकेल, कोबाल्ट, ये सब, ये सारे हमारे क्या है, दे आर आयरन लाइक सब्सटेंस। तो आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को ये हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद में कुछ और प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे स्टडी की तो पता चला कि अगर किसी भी एक मैग्नेट के
नॉर्थ और साउथ पोल है, किसी दूसरी मैग्नेट को हम लेके आते हैं, अगर इसका यहाँ नॉर्थ है और साउथ है तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई देता है। वहीं अगर हम एक मैग्नेट लेके आए, उसके पास में दूसरी मैग्नेट लाए और जो इनका पोल है वो सेम टाइप के पोल है, तो अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना मिलके यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन हम लोगों को मिलेगा। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैग्नेट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं इसके बारे में। देन बात आती है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की। तो देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हम लोग बना सकते हैं, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, अगर उसके आसपास हम आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंसेस को लेकर आते हैं तो वो उनको अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब अगर किसी भी वायर में से हम करंट को फ्लो करवाएंगे तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बन सकती है। लेकिन ये कैसी है, ये एक टेम्पररी मैग्नेट है, जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे करंट बहना बंद होगा और उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी चला जाएगा। बट वी कैन मेक द परमानेंट मैग्नेट्स ऑल्सो, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं, उसका भी प्रोसेस है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बाजार में जाते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मिलती है, ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है, और भी बहुत सारे शेप्स होते हैं इनके, बट जो हम एक मैग्नेटिक कंपास निडल होता है वो ऐसा रहेगा, इसे हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास में बार मैग्नेट है, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम हो गए। नेम क्या क्या हो गया हमारे पास में, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, देन कंपास निडल, ये कुछ मैग्नेट्स आपके पास में यहाँ पे प्रेजेंट है। चलो, इसके अलावा भी बहुत सारी शेप की मैग्नेट्स होती है, कुछ बच्चे होते हैं जो सारा दिन मैग्नेट से खेलते रहते हैं, तो खिलौने वगैरह भी आते हैं मैग्नेट्स के, तो दीज आर दी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अब बात की जाती है कि जब भी हम मतलब ये एक बच्चे ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक पेपर ले लेते हैं, पेपर के ऊपर जो आयरन होता है, आयरन का स्प्रिंकलर फॉर्म मतलब पाउडर फॉर्म जो होता है, पाउडर फॉर्म में आयरन को उसके ऊपर गिरा देते हैं और नीचे एक मैग्नेट को रख देते हैं। जब हम नीचे किसी भी एक पेपर पे हमने क्या किया, नीचे की साइड में यहाँ पे एक मैग्नेट रख रखी है जिसका ये नॉर्थ है और ये साउथ पार्ट है, और इस पेपर के ऊपर अगर हम लोहे को पाउडर फॉर्म में स्प्रिंकल कर देते हैं, तो ये जो छोटा छोटा पाउडर्ड फॉर्म है वो किस तरह से अपने आप को अलाइन कर लेता है, ये कुछ इस तरह से अपने आप को अलाइन करता है। तो मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी हमारे पास में मैग्नेट है, उस मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास में। प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा इट विल अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड स्टील टूवर्ड्स इट, मतलब आयरन एंड आयरन लाइक सब्सटेंसेस। उसके बाद में जो मैक्सिमम अट्रैक्शन है वो इसके एंड्स पे मिलेगा, और यहाँ पे बीच वाले पार्ट पे अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम होता है। इसकी भी अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे पोल्स पे मैग्नेटिक फोर्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास में होती है, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है। नेक्स्ट, जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो इट विल ऑलवेज अलाइन टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, उसी को देगी ये हमें। देन नेक्स्ट वी हैव, ये कोई भी मैग्नेट है, इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, दिस इज द साउथ पोल, इसके बीच की ये जो लाइन होती है इसे हम इसकी एक्सियल लाइन कहते हैं, एक्सियल लाइन, और ये जो लाइन है दैट इज नॉन एज द इक्वेटोरियल लाइन, इसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो वन इज एक्सियल लाइन, अनदर वन इज इक्वेटोरियल लाइन। अगर ऑपोजिट पोल्स होंगे, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अगर लाइक पोल्स होंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। अब बात आती है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को बीच में से तोड़ दें तो क्या उसका नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और उसका साउथ पोल अलग हो जाएगा क्या, मतलब ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो मतलब बीच में से तोड़ दिया, नाउ इट शुड बी नॉर्थ, इट शुड बी साउथ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर हम किसी भी मैग्नेट को बीच में से भी तोड़ देंगे तो यहाँ अगर नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ डेवलप हो जाएगा, यहाँ साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। इट मीन्स मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, डाइपोल ही हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। आगे हमारे पास में बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की।
मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगर किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिस एरिया में द फोर्स बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड. So the area surrounding the magnet in which the force can be experienced by the magnet is known as magnetic field. बात आती है हमारे पास में कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम लोग इसको दिखाते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से अराइज होती है और साउथ पोल पे इमर्ज होती है. तो मतलब इनकी स्टार्टिंग नॉर्थ पोल से होगी और एंड कहाँ होगी, साउथ पोल पे. और साउथ पोल से फिर ये अंदर की साइड में नॉर्थ पोल पे आएंगी. तो इन शॉर्ट जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर मेकिंग अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व. वो नॉर्थ पोल से यहाँ से स्टार्टिंग करती है, साउथ पोल से अंदर वापस आती है, मतलब साउथ पोल से यहाँ पे अराइज हो रही है और सॉरी नॉर्थ पोल से अराइज हो रही है, साउथ पोल पे इमर्ज हो रही है. और इनका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से हमें मिलता है. अंदर साउथ से नॉर्थ होगा और आउटसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दैट विल बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी इस तरह से ये लाइंस को बना लेते हैं. दिस इज हाउ दीज लाइंस विल बी मेड. अब देखो ये जो लाइंस है इनके साथ में क्या होता है कि जब हम इसके बाहर की साइड में देखते हैं इन लाइंस को, किसी भी मैग्नेट के बाहर की साइड में अगर हम इन लाइंस को देखेंगे तो ये लाइंस हम लोगों को किस तरह की मिलेगी. जो ये पोल्स है यहाँ पे तो ये काफी पास पास में होती है एक दूसरे के, लेकिन जो बीच वाला एरिया है वहां पे ये काफी दूर दूर होती है. तो ये वाला एरिया आप देखो यहाँ पे ये एक दूसरे के पास पास में, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होती है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स का जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है. तो हियर द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट. ये बाहर की साइड में जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कर्व्ड लाइन में आपको दिखाई देती है, लेकिन अगर हम अंदर की साइड में बात करें तो ये जितनी भी लाइंस है ये एक दूसरे के पैरेलल होती है और स्ट्रेट होती है. तो आपको ध्यान रखना है कि आउटसाइड द मैग्नेट जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कर्व्ड फॉर्म में है, लेकिन अंदर की साइड में ये सारी की सारी स्ट्रेट है, एक दूसरे के पैरेलल है. अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हमें क्या कहती है. सबसे पहली प्रॉपर्टी, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर वहां पे मैग्नेटिक फोर्स की जो इंटेंसिटी है दैट विल बी हाई. मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा वहां. जहां दूर दूर है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी. जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है, अराइज होती है, साउथ पोल के अंदर एंटर करती है. तीसरा, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल से अंदर आती है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट इनका जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है. तो साउथ से नॉर्थ होगा इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाती है. नेक्स्ट पॉइंट हम कहते हैं बाहर की साइड में आउटसाइड द मैग्नेट ये कर्व्ड पोजीशन में होती है, जो भी है ये कर्व्ड रहेंगी. लेकिन अगर हम इनसाइड द मैग्नेट बात करें तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती है, एक दूसरे के पैरेलल चलती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अगर हम इसके किसी भी एक पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या देगी हम लोगों को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देती है. अब अगर हमने इनको यहाँ पे क्रॉस करवा दिया, इंटरसेक्ट करवाया, तो इस वाले पॉइंट पे हमारी यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ होती है. इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शंस है, जो कि पॉसिबल नहीं है. एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है. इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. अंदर यूनिफॉर्म चलेगी, पैरेलल चलेगी, बाहर थोड़ा कर्व्ड चलेगी, पोल्स के ऊपर डेंस होगी, बीच वाला जो पार्ट है वहां पे एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर रहेगी. अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इट विल गिव अस द डायरेक्शन. ये क्या बनाती है हमेशा, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स, ये हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती हैं.
मतलब नॉर्थ से निकलती है वापस नॉर्थ तक ही आ जाती है, तो इसका मतलब क्लोज लूप बन रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात करें तो दे डू नॉट फॉर्म द कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व, जबकि ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप बना रही है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलो, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात हो गई है यहाँ पे। ये सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में भी बात की थी। जो सोलिनॉइड होता है इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इसमें भी ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है, अंदर की साइड यूनिफॉर्म है, बाहर की साइड में कर्व्ड है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द ओरिजिनल मैग्नेट जो होती है उसके। चलो, उसके बाद में वीक मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, अगर हमारी जो लाइंस है इफ दे आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, तो इसका मतलब वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज वेरी हाई। वहीं पे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे वीक है। तो जहां पास में होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां दूर दूर है वहां पे कम होगा। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास में मैग्नेटिक डाइपोल। देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो भी एक मैग्नेट है वो हमेशा कैसे बिहेव करती है, वो हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करती है, ये कभी भी मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या कहता है, अगर कोई भी दो इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट जो पोल्स हैं, अगर इनको हम किसी भी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दें तो इट विल मेक अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अगर कोई भी दो इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब स्ट्रेंथ इक्वल का मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिट पोल्स है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, अगर इनको किसी भी स्मॉल डिस्टेंस से हमने सेपरेट कर रखा है तो दे विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेंगे। फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा एम इंटू इसके बीच की जो भी डिस्टेंस है, एल है तो एल या 2a है तो 2a, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, हम एक बार मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बात करते हैं। हमने इसके बारे में बात की है, तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल, हमने कहा ये मैग्नेट है, इसका ये मैग्नीट्यूड है इसके पोल्स का, कैपिटल एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर होगा, ईदर पोल, स्ट्रेंथ ऑफ ईदर पोल, तो चाहे साउथ की स्ट्रेंथ लो चाहे नॉर्थ की लो, दोनों की सेम ही है, और वो किसके बराबर है, स्मॉल एम के बराबर। तो स्ट्रेंथ ऑफ ईदर पोल मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज नॉन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ऐसा यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, जूल पर टेस्ला। ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। चलो, ये मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है मैग्नेटिक डाइपोल का और इलेक्ट्रिक डाइपोल का। मैग्नेटिक डाइपोल में क्या है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट यहाँ पे इक्वल स्ट्रेंथ के ऑपोजिट पोल्स हैं जो किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों क्वाइट सिमिलर हो गए। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला m इंटू 2l, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला q इंटू 2a। उसके बाद में कूलाम्स, ये हमारा जो कूलाम्स फोर्स है दैट इज F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स है इन दो पोल्स के बीच में, अगर हम यहाँ पे ये बीच में r डिस्टेंस ले लें और इन दोनों के बीच का फोर्स पता करें, तो वो फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के, इसका m1, ये m1 है, m2 ले लेते हैं हम, दिस इज m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर था, यहाँ m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बस डिफरेंस किसमें है, ये जो कांस्टेंट k है, यहाँ पे कांस्टेंट 1/4πε0 है, यहाँ पे कांस्टेंट μ0/4π है। जो μ0/4π है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ वेबर। ये हमारे पास में यहाँ पे
इसकी एसआई यूनिट आ गई। उसके बाद में अगर हम फोर्स की बात करें, तो अगर चार्जेस के ऊपर हम फोर्स की बात करते हैं तो चार्जेस का फोर्स आ जाता है हमारे पास F इज इक्वल्स टू क्यू ई। क्यू है चार्ज, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो M मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और B मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों क्वाइट सिमिलर, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स दोनों कैसी हैं, एक दूसरे से कोहेरेंट है। जिस तरह की चीजें हमारी हम लोगों को चार्जेस के केस में मिली थी, सेम टू सेम चीज हम लोगों को मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी मिलेगी। चलो नेक्स्ट हम करते हैं कि अगर हम लोग कोई भी हमारे पास में ये मैग्नेट है, अगर मैं इस मैग्नेट को बीच में से कट कर दूं तो इसकी स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। जब हमने इसको बीच में से कट कर दिया तो कट करने पे इसका जो नया आया दैट इज m/2। ठीक है, m/2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, m/2 के बराबर हो गया। अब अगर हम, ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे बीच में से कट नहीं करके ऐसे इक्विटोरियली कट करते हैं, तो जब बीच में से कट करते हैं तो अगेन हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है, वही m/2। नया जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो पुराने का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ द प्रीवियस वन। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। कोई भी हमने मैग्नेट ले रखी है, इस मैग्नेट के पास में अगर हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा, फॉर एग्जांपल यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल लेकर आए, इधर साउथ होगा कहीं पे, तो जो फोर्स इस पर्टिकुलर नॉर्थ पोल पे ये वाली मैग्नेट लगाएगी उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि मतलब वो कितना फोर्स लगा रही है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अब बात आती है कि अगर हम लोगों ने कोई पॉइंट ले रखा है, ये हमारी मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसकी एक्सियल लाइन है, हमने यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले रखा है। अब आपको बताना है कि इस पॉइंट पी पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। देखो सेम टू सेम चलेगा, हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था उसमें हमने जो किया था ना कि दो चार्ज लिए थे, फिर एक्सियल लाइन पे हमने पॉइंट पी पे उसका मैग्नेटिक जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो पता की थी। अब यहाँ पे भी हम एक मैग्नेट लेंगे, एक्सियल लाइन लेंगे, उस पे पॉइंट लेके उसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करेंगे। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम टू सेम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डेरिवेशंस किए थे उनको ही यहाँ पे करते रहना है। जब हम इनको कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, आपके पास में यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, ये इसकी एक्सियल लाइन है। तो एक्सियल लाइन पे मैंने कहा फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट पी, यहाँ पे मिड पॉइंट से हम लोग इसको मेजर करते हैं, तो मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हो गई x। अगर मैं कहती हूँ कि ये 2a डिस्टेंस का है तो ये जो इसकी आधी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, a के बराबर। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट p। p पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r²। यही हम लोगों ने पढ़ा था, m1 m2/r², ये वाली चीज पढ़ी थी। पीछे कहीं पे लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, ये रहा, ये हमारे पास μ0/4 पाई m1 m2/r²। ये हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ रखा है इसका। चलो तो पी पॉइंट पे हमें क्या करना है, पी पॉइंट पे हमें नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करनी है। तो μ0/4 पाई, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ मैंने m ले रखी है, इसकी भी स्ट्रेंथ m ले रखी है, तो m अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो x प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ले लेते हैं जो हमारा साउथ पोल है उसकी वजह से, तो μ0/4 पाई, इसकी स्ट्रेंथ है m और डिस्टेंस है x माइनस a के स्क्वायर के बराबर। ये इक्वेशन नंबर होगी 2। x माइनस a क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब साउथ पोल से जो p की डिस्टेंस है उसमें x में से ये a माइनस हो गया। अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारी, अगर हम दोनों का सम करते हैं तो दोनों के सम में हम क्या कहेंगे, साउथ पोल की वजह से जो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्योंकि दूर है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज इक्वल्स टू
माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन x प्लस a का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन x माइनस a का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस a का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, दिस विल बी x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाई है नीचे वाले में, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई। अब अगर इसको और फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मतलब वो फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, आपके पास में कितना बच गया यहाँ पे, आपके पास में टोटल बच गया ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल एम, अंदर है आपके पास 2a इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो मैंने बीच में जो भी ये कैलकुलेशंस करी हैं वो बहुत डिटेल्ड मैनर में नहीं की है, वो इसीलिए क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लासेस हैं। जब हमारी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड क्लासेस जो रहती है, जो ऐप पे प्रेजेंट है, वहाँ पे मैं सारे आपको एक एक स्टेप पूरा करके बताती हूँ, बट अभी क्योंकि हमें क्विकली रिवाइज करना है, दैट्स वाई आई एम नॉट सॉल्विंग ऑल द स्टेप्स। मैं डायरेक्ट कुछ स्टेप्स को यहाँ पे लिखते हुए चल रही हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो अब ये बहुत बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो नहीं बता रही हूँ मैं आपको। ये चीज आपको मिल गई। अब देखो इसमें हमें यहाँ पे एक मिल रहा है m इंटू 2a, तो क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर है, तो हम इसे मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर लिख देते हैं। तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा b, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल M, क्योंकि हमने इसे m के बराबर लिखा है मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ x बच रहा है तो हम इसको ले लेते हैं इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम कहते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है पॉइंट P का, इफ दैट इज वेरी वेरी फार देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, अगर हमारा a जो है वो बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू x, अगर x क्या है, इफ इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो हम a को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। अगर मैं a को इग्नोर करूंगी तो दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x4, ये x इससे कट हो जाएगा और हमारे पास में टोटल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल क्या आ गई, अपॉन एक्स क्यूब। अगर मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को कांस्टेंट लिखूं तो ये आ गया मेरे पास में km अपॉन एक्स क्यूब। तो दिस विल बी द आंसर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ये एक्स क्यूब है ना, दिस इज एक्स क्यूब। चलो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल है और हम उसकी इक्वेटोरियल एक्सिस पे पता करना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो कैसे पता करेंगे। तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग अ मैग्नेट, हमने यहाँ पे एक मैग्नेट को कंसिडर किया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे ये पॉइंट P हमने ले लिया, P पॉइंट से किसी डिस्टेंस हमने कहा R पे ये सिचुएटेड है, किसी पॉइंट किसी डिस्टेंस R पे ये S से भी सिचुएटेड होगा। ये जो बीच से हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं उसे हमने x मान रखा है। मैंने जब अभी एक्सियल लाइन वाला किया था तब भी x ही लिया था हमने उसको, तो यहाँ पे भी x ले लेते हैं। ये वाली जो टोटल डिस्टेंस है ये 2a के बराबर है, तो इससे आधी डिस्टेंस हमारी किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर होगी।
इतनी बात हमने कर ली। अब हम कहते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो इसका मतलब मुझे नॉर्थ पोल की वजह से पी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, साउथ पोल की वजह से पी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों को सम कर देती हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या आता है, एम अपॉन, मतलब क्योंकि एक ले रहे हैं M1 M2 इसलिए नहीं, क्योंकि एक ही ले रहे हैं हम, इसकी वजह से हम इस वाले पर्टिकुलर की वजह से m अपॉन ये जो बीच का डिस्टेंस है r स्क्वायर। अब r कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ये देखो 90 डिग्री है, ये x है, ये a है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो रूट था वो इस स्क्वायर से हट गया, इसलिए मैंने पूरा स्टेप नहीं लिखा, एक बीच में स्किप किया है। ये मेरे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द साउथ पोल। अगेन दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर हमारा क्या है, अगेन वही है, ये ए डिस्टेंस है, ये एक्स है, तो ये आर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, रूट हमारा इस स्क्वायर से हट गया, इसलिए हमने सिंपली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब टोटल हमें पता करना है, लेकिन टोटल पता करने के लिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये इधर जा रहा है, ये जो है वो एक आपका ऐसे है, तो मतलब इनका क्या लेना पड़ेगा हमें, एक इनका x कंपोनेंट, एक इनका y कंपोनेंट। अब इस वाले का भी आपका x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, हम कहते हैं y कंपोनेंट तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहा है, और जो सिर्फ x कंपोनेंट है उसको हम यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको ऐड करना है, x कंपोनेंट को ऐड करना है। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर, ये हमारे पास आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 हो जाएंगे ये, और हम सिर्फ कॉस थीटा वाला यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो ले रहे हैं, साइन थीटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी है कि आखिर कॉस थीटा यहाँ पे कितना होगा। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस हमारे पास में क्या है, बेस हमारे पास में है ए, हाइपोटेन्यूज है आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। हम कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, जब कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और जो 2 यहाँ था उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब आपको पता है m डॉट 2a किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, तो हम इसको लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नीचे वाले क्या हो जाएंगे, इसकी है पावर 1, इसकी पावर है 1/2, तो ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अगेन आई एम स्किपिंग सम मैथमेटिकल स्टेप्स, वो आप अपने आप से एक बार देख लेंगे। चलो अब हमने यहाँ पे 3/2 कर दिया। अगेन हम केस कौन सा लेंगे, इफ x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, तो हम x को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। आपके पास में टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन, ये आपके पास में इफ x इज ग्रेटर देन a, तो a कैन बी नेग्लेक्टेड, दिस विल बी x क्यूब। ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट व्हाट, कि एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी और इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी होगी, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वेटोरियल लाइन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन का यूज कर रहे हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप, अब हमारे पास में प्रेजेंट है यहाँ पे एक करंट लूप,
हमें बताना है कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप। अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि करंट कितना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा करंट होगा उस लूप में से फ्लो हो रहा होगा उतना ही ज्यादा उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। दूसरा हम कहते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एनक्लोज्ड, मतलब लूप ने कितना एरिया एनक्लोज कर रखा है, कम कर रखा है, ज्यादा कर रखा है, उस पर डिपेंड करता है। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को एड ऑन करते हैं, दिस विल बी आई इंटू ए। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, ये हमारे पास में आ गया। के की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, किसके बराबर आया, आई ए के बराबर आया। लेकिन अगर कोई भी लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे तो हमने क्या कहा है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, सिंगल लूप के बारे में हम बात कर रहे हैं, बट इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स तो n नंबर ऑफ टर्न्स के टाइम में हम यहाँ पे n लिख देंगे या फिर आप इसे NIA लिख सकते हो। तो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, it will be equal to NIA. What will be the SI unit, एम्पियर मीटर स्क्वायर। 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर को डिफाइन कैसे करेंगे, इफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 1 टन लूप ऑफ एरिया 1 स्क्वायर मीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, देन वी से दैट द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। Then there comes this bar magnet if it is kept in an external magnetic field। हमने एक बार मैग्नेट ले रखी है और उसे एक नॉर्थ पोल है यहाँ, ये साउथ पोल है, इसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है। अब जब भी हम किसी भी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, हमें अब उसी टॉर्क को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और टॉर्क कैसे लगेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज एम बी। कैसे निकाला, जैसे हमने पहले निकाला था F इज इक्वल्स टू क्यू ई वैक्टर, ये हमें पता है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Q की जगह M आ गया और E की जगह यहाँ पे B आ गया, तो दिस विल बी द फोर्स। एक फोर्स यहाँ नॉर्थ पोल पे लग रहा है क्योंकि यहाँ साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इधर की साइड इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ है, तो अगेन यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन कैसा, ये कैसा है, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो कोई ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा, मतलब एक टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। वो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स तो हमें पता है ये वाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस NA। NA विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे आपके पास में थीटा है। अब आपको ये जो डिस्टेंस है ये पता है कि किसके बराबर है, 2a के बराबर है यहाँ पे। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, NA की वैल्यू बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या कहता है, साइन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है हमारा NA, हाइपोटेन्यूज है 2a, तो NA कितना आ जाएगा मेरे पास में, NA आ गया 2a साइन थीटा, ठीक है। और फोर्स मेरे पास ऑलरेडी है MB के बराबर, तो टॉर्क मेरे पास है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है M इंटू बी, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 2a साइन थीटा। तो दिस विल बी द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द मैग्नेट व्हेन इट इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको मिल जाएगा। दिस इज टॉर्क इज इक्वल्स टू MB 2L साइन थीटा, हमने 2a लिया था, यहाँ 2L साइन थीटा है, दिस इज MB साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दिस विल बी M क्रॉस B। चलो उसके बाद में अगर हम कहते हैं कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है, B हमारा 1 है, तो जो टॉर्क है दैट इज इक्वल्स टू द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया, इट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल हेल्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। चलो जूल पर टेस्ला, यहाँ से इसकी SI यूनिट आ जाती है, इस वाले फॉर्मूले से अगर हम इसको देखें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने कहा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हम लोगों ने एक
मैग्नेटिक डाइपोल को रख रखा है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होके रहता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो चाहे वर्क डन निकालो, दोनों सेम ही बात होगी, क्योंकि वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होके रह रहा है। अब जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। लेकिन जब भी हम किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, उसके ऊपर तो क्या लग रहा है, उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। टॉर्क लग रहा है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट dx नहीं होके क्या होगा, टॉर्क डी थीटा हो जाएगा। अगर हम इसी वर्क डन को, ये जो डी डब्ल्यू वर्क डन है, इसी को निकाल लें तो ये हमें दे देगा पोटेंशियल एनर्जी। टॉर्क का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, एम बी, यहाँ पे ये एम बी साइन थीटा हमारे पास में है। तो जब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये वर्क डन है, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जितना वर्क डन किया हम लोगों ने इस डाइपोल को रोटेट करवाने में, वो हमारा किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब वर्क डन क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्टेड है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस पोल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। जब यहाँ से यहाँ हम इसको ऐसे टिल्ट करवा रहे हैं तो हमें एक वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर अट्रैक्टेड है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। तो जो वर्क डन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होके रह रहा है। और वर्क डन हम लोगों ने अभी अभी बोला कि डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा के बराबर होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो रखी है। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो दिस इज इक्वल टू टाउ हमारा किसके बराबर आ जाएगा, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। एम बी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो, थीटा 1 से थीटा 2 तक आप साइन थीटा इंटू डी थीटा को इंटीग्रेट कर दो, दिस विल बी द वर्क डन। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा में थीटा 1 थीटा 2 की आप लगा दो लिमिट, लिमिट लगाओगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। This will be the potential energy stored in a dipole when it is kept in external magnetic field. आगे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल क्या आ गई, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 1 90 डिग्री है, थीटा 2 अगर हमारा 0 है तो यू हमारा मैक्सिमम आएगा, दैट इज माइनस एम बी। स्पेशल केसेस क्या है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, इसका मतलब द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी डाइपोल परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के तो उस टाइम में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू 0। जब हमारा थीटा 0 है तो उस टाइम में ये मिनिमम होगी, दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब इधर हमारा नॉर्थ से साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे डाइपोल रख रखा है जिसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, स्टेबल कंडीशन में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हमने थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिया, मतलब अब हमने इसको उल्टा कर दिया। उल्टा करा तो क्या किया हमने, नॉर्थ पोल इधर कर दिया, साउथ इधर, तो अब नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ और साउथ रिपेल करेगा, तो ये ऐसे टिल्ट होके ऐसा होना चाहेगा। तो इसका मतलब 180 डिग्री पे हमारा जो डाइपोल है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल की कंडीशन में, अनस्टेबिलिटी की कंडीशन में। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, सिंपली गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कहता है फाई इज इक्वल्स टू बी डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्या कहेंगे हम इसको, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस से हमेशा 0 होता है, इसी को हम लोग गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहना चाहता है ये लॉ, ये कहना चाहता है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिविंग एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इट। तो इसलिए फ्लक्स हमारा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। जब फ्लक्स 0 हो गया तो इसका मतलब हमारा आइसोलेटेड या फिर हम कहें मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमेशा डाइपोल्स एग्जिस्ट करेंगे। देन वी हैव सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि
कितनी परमिशन मिल रही है। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी से मतलब परमिशन। तो द अबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट द पास ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट। कोई एक मटेरियल है, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को खुद के अंदर से पास होने का कितना परमिशन देता है, कितनी पर अलाउ करता है, दैट इज नॉन एज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। कुछ हमारे मटेरियल्स होते हैं जो आराम से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस होने देते हैं, तो मतलब उनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं। वहीं कुछ होते हैं जो नहीं अंदर से पास होने देते, तो वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। देन हमारे पास में है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। तो इसके लिए आप ये दो फॉर्मूले याद रख सकते हो, म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट और म्यू आर इज इक्वल्स टू बी अपॉन बी डॉट। बी हमारा एक एक्स्ट्रा, मतलब हमारे पास अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हमने क्या ली है वो नहीं है, बाकी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मतलब हमने अप्लाई कर रखा है, एक जो उस मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे है। इन दोनों का डेरिवेशन अभी आप लोगों को बता नहीं रही हूँ, बस आप इन दोनों का जो डेफिनेशन है और जो फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिए। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? द डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटीरियल। मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने किसी मटीरियल को रख दिया तो वो कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हो सकता है, वही उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब बहुत आराम से अच्छे से मैग्नेटाइज हो रहा है मटेरियल, अगर कम है तो मतलब अच्छे से मैग्नेटाइज नहीं हो रहा। इसे हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, एच हमारे पास क्या आएगा? बी अपॉन म्यू के बराबर, ब्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जिनको आप ध्यान रख लेंगे। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, दैट इज नॉन एज मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, एम अपॉन वी। इसका फॉर्मूला बी एम अपॉन म्यू नॉट बी होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि कितना इजीली एक मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है। ये हमारा शाई एम, आई इज इक्वल्स टू एच। आई और एच हमारे क्या है? दोनों की यूनिट सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? नो डायमेंशंस रहेगा, यूनिटलेस क्वांटिटी रहती है ये। तो इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, आई अपॉन एच। नेक्स्ट यू हैव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यही है कि ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, इसके अंदर कितना मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइज होगा तो बी एम नाम का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट अपॉन बी एम हो गया। तो यहाँ से बी एम की वैल्यू म्यू नॉट आई आ जाएगी, बी की म्यू एच होगी, क्योंकि वो अब मैग्नेटाइज हुआ है, तो दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये हमारी रिलेशन है बिटवीन द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस, एसआई यूनिट, ये तीन चीज ध्यान रखेंगे। पहले डेफिनेशन, देन मैथमेटिकल फॉर्मूला, देन एसआई यूनिट। ये तीन तीन चीजें, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक, ये सबके बारे में ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, देखो एक होते हैं कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, एक होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटाइज हो जाते हैं उनको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए हमारे पास में मैग्नेटिक मटेरियल्स की भी तीन प्रॉपर्टीज है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं, जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो इजीली मैग्नेटाइज नहीं होते, वो हमेशा वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उनका जो डायरेक्शन होता है वो भी स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या है? इवन पेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इनका एक अपना कोई नेट डाइपोल मूवमेंट होता नहीं है, मैग्नेटिक मूवमेंट, कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है। अगर इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज होते हैं और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या है डायमैग्नेटिक के? कॉपर, एंटीमनी, बिस्मथ, लेड, क्वार्ट्ज, वाटर। तो कई बार ऐसे बोला जाता है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टिल वी आर यूजिंग द कॉपर। तो कॉपर क्यों यूज करते हैं? तो उसका एक कारण ये भी है कि ये इजीली मैग्नेटाइज नहीं होता, ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए हम इसको एज अ कंडक्टर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है उसमें यूज करते हैं।
डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जब भी हम इसको किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये कैसे इसमें होगा, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्थ से साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके राइट डायरेक्शन में रहेगा। इसकी हमेशा टेंडेंसी रहेगी कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना चाहेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है डायमैग्नेटिक मटेरियल की। अगर इसको हम रख देते हैं किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो ये अपने अंदर से इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को नहीं आने देता। इसका मतलब ये बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज होता है, बहुत ही कम, और वो भी किधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। तो इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। नेक्स्ट है हमारे पास में कि ये मतलब ऐसा क्यों करता है, मतलब जो डायमैग्नेटिक की इस तरह की प्रॉपर्टीज है वो ऐसी क्यों है। अच्छा, ससेप्टेबिलिटी जो होगी मैग्नेटिक मटेरियल्स की वो कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, ससेप्टेबिलिटी -1 के बराबर होती है, मतलब लेस देन 1 होती है, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू होगी। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है उसके अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम एंगुलर वेलोसिटी में सेम रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही होती है। एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, तो दूसरा हमारा इधर में। तो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे अच्छे से बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनका कोई भी नेट डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता, और उस वजह से ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं। देन हमारे पास में है, चलो ये इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे हैं हम लोग अभी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जिनका मतलब बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है बट हाँ जीरो भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मूवमेंट इनका होता है। लेकिन जब इनको हम किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती है और ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटाएंगे तो ये वापस डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, और इनका जो डायरेक्शन है वो भी वही डायरेक्शन होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा, तो उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होते हैं। एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लिथियम, ये सारे हैं हमारे पास में। अब अगर इसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो किधर से किधर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही खुद को अलाइन करेंगे। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इनमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इनके अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाती है और ये पार्शियली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनके अंदर से ये पास होती है, और जो इनकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वो 1 से ज़्यादा रहेगी। ससेप्टेबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब जैसे जैसे हम मैग्नेटिक ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो गायब हो जाती है, मतलब वो खत्म हो जाती है। मतलब ऐसा होता है कि उनका मतलब उनके पास में ऐसे इवन पेयर तो नहीं होते हैं बट वो ऐसे रैंडमली जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उनका जो अलाइनमेंट है वो यूनिफॉर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उनका अलाइनमेंट फिर बिगड़ जाता है और वो फिर से अपना जो मैग्नेटिज्म है उसको लूज कर देते हैं। ठीक है, तो देखो पहले ये ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे कुछ इस तरह से, लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा इनका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ऐसे अलाइन हो गया। अलाइन होने की वजह से ये मैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह बिहेव करने लग गए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने देते हैं, जो उनके परमिएबिलिटी है दैट इज वेरी वेरी लार्जर देन 1। मतलब जो डायमैग्नेटिक है उसकी 1 से कम है, पैरामैग्नेटिक की 1 से ज्यादा है, लेकिन फेरो की बहुत ज्यादा है 1 से। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, जिनका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है खुद का अच्छा खासा। उसके अलावा जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और इनका जो डायरेक्शन है मैग्नेटाइज होने का वो भी वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड नंबर ऑफ देयर अलॉयज। प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये हमेशा कहाँ से कहाँ जाएंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं, इसलिए स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इनकी जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है दैट इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है मटेरियल्स की दैट इज आल्सो वेरी लार्ज, तो इसलिए ये हमेशा बहुत आराम से और बहुत अच्छे से
मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनकी ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। उसके बाद में किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन टेम्परेचर पे ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो टेम्परेचर जिससे पहले ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल थे और जिसके बाद में ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसे हम लोग क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? क्यूरी टेम्परेचर। दैट इज नॉन एज द क्यूरी टेम्परेचर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्रॉस होके जाती है। पहले इनका नेट ये कुछ इस तरह से अलाइनमेंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा तो ये कुछ इस तरह से हो गए। देन देयर कम्स सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स एंड हार्ड फेरोमैग्नेट्स। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो उनका मैग्नेटाइजेशन भी रिमूव हो जाता है, तो उनको हम कहते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। ठीक है। उसके बाद में हार्ड फेरोमैग्नेट्स क्या है? अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिया तो उसके बाद में भी उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज रहती है। इनको हम कहते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट्स। क्यूरी लॉ हमको पढ़ना नहीं है, हिस्टैरिसीस कर्व भी अपने को नहीं पढ़ना है, ये अपने सिलेबस से हट गया है। फेरोमैग्नेट्स का यूज हम परमानेंट मैग्नेट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती है? हमने अंदर एक कोई भी आयरन कोर डाल रखा है, सॉफ्ट आयरन इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। उसके ऊपर एन नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइलिंग की है, सोलिनॉइड है हमारे पास बन गया। अगर करंट फ्लो करवाएंगे तो दिस विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो हम सॉफ्ट आयरन कोर की जगह स्टील का यूज कर लेते हैं, तो फिर वो परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। चलो स्टार्ट हो गया अपना ये। बस ये इतना ही हम लोगों को इस वाले चैप्टर में करना है। थैंक यू सो मच। हम लोग इसके बाद में जो अपना नया चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे।